नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की ओर। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 6,535 नए कोरोना मरीज, 146 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,45,000 के पार पहुंच गई है, यानी 1,45,380 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो ठीक होने की दर है उसमें भी इजाफा हुआ है और जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, यानी कि ये राहत की खबर कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब ये ताजा आंकड़े जो जारी किए गए हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में नए जो मामले हैं वो 6,535 नए कोरोना मरीज पाए गए। 146 लोगों की मौत भी हो चुकी है पिछले 24 घंटे में और देश भर में अब ये आंकड़ा लगभग 1.5 लाख तक पहुंच गया है। 1,45,380 लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर की जो संख्या है वो तेजी से जो लोग ठीक भी हो रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जो मरीज, वो तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन चिंता की ये बात है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र से लगातार संख्या जो है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सामने आ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6,535 नए मरीज सामने आए हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 1,45,380 मरीज पूरे भारत में अब तक पाए जा चुके हैं, जिनमें से जो संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं वो तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और जो ताजा मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 6,535 नए कोरोना मरीज सामने आए। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,535 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 146 लोगों की मौत की खबर भी पिछले 24 घंटे में सामने आई है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावी राज्य भारत में बना हुआ है और वहां पर लगातार आंकड़े जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि पूरे भारत में ही आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,535 पूरे भारत में मामले मिले हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 146 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है और देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या 1,45,380 तक पहुंच गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से बाकी के जो देश हैं उनमें कोरोना का प्रभाव बढ़ा है, उसके हिसाब से भारत में कोरोना से जो नुकसान हो रहा है उसमें स्थिति भारत की कहीं ना कहीं बेहतर है। जिस तरीके से भारत ने एहतियात के तौर पर शुरुआत से ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे, उनका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। डॉक्टर के अग्रवाल चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। के अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से भारत में कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है कि जो ठीक होने की दर है उसमें काफी सुधार हो रहा है। केसेस तो अभी बढ़ेंगे, देयर इज नो रीजन कि अभी केसेस नहीं बढ़ेंगे जी। और 1 लाख है तो 2 लाख भी होंगे और ये जो इस वक्त में जो माइग्रेंट जा रहे हैं उससे हमारे जो केसेस हैं इट इज लाइकली टू इंक्रीज बाय एटलीस्ट 2 लाख मोर जी। तो ये एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है जी। तो इस वक्त में अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे जी। हालांकि 60,000 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं के अग्रवाल जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है कि अब जो ठीक होने वाले मरीजों की दर है उसमें भी काफी इजाफा हो रहा है और मृत्यु दर में कमी आ रही है, तो अब ये कहा जा सकता है कि भारत जिस तरीके से भारत ने शुरुआत से ही लॉकडाउन लगाया और तमाम तैयारियां की थी, अब कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल रहा है और भारत को इस चीज का अनुभव भी हो गया है कि किस तरीके से टेस्टिंग करनी है, किस तरीके से इलाज करना है। देखिए, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से मोर्टेलिटी रेट पूरे वर्ल्ड का लो है, एशिया का और लो है जी। आई थिंक अगर हम सारे इसको लेके चलें जी। सारे अगर हम नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि इंडिया के अंदर में टेस्टिंग ज्यादा नहीं हो रही जी। तो आई एम प्रति श्योर हमारी मोर्टेलिटी जो है वो 1% से भी कम है जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर में। एंड पीपल शुड नॉट वरी अबाउट देम, पीपल शुड स्टार्ट लिविंग, पीपल शुड कम आउट, स्टार्ट लिविंग विद प्रिकॉशंस। आपने जहां भी जाना है प्रिकॉशंस के साथ में नॉर्मल लाइफ जियो।
प्रिकॉशंस नहीं करोगे, इस वक्त में ना सरकार आपके घर घुस सकती है आपको प्रिकॉशंस देने के लिए, और ना ही सरकार आपको सोशल डिस्टेंसिंग दे सकती। बचाव जैसे HIV का बचाव है, ऐसे ही इसका बचाव है। मेरा बचाव मुझे करना है। जी जी, देयर इज नो वे आई कैन डू इट विदाउट एनी, कोई और आदमी मेरे को बचा नहीं सकता। मेरे को जो बचाव है वो मैं खुद ही कर सकता हूँ। जी के अग्रवाल जी, किस तरीके से देखते हैं इन आंकड़ों को, जिस तरीके से लगातार आज भी जो बात की जाए 24 घंटे की, पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो क्या कुछ वजह इसके पीछे मान रहे हैं जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, जितने भी केसेस आएंगे उसका डबलिंग रेट 13 दिन है। 13 दिन के बाद में 12,000 भी आएंगे। ये तो एक्सपेक्टेड है। व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड अबाउट इट? आज की डेट में अगर हमारा डबलिंग रेट 13 दिन है तो 13 दिन के बाद डबल भी होंगे ना। जी तो जी जो जी, 6,000 है वो 13 दिन के बाद में 12,000 भी होंगे। तो इसको अगर रोकना है तो सिर्फ हमें अपने आप से रोकना होगा ना। जी आपका सरकार का रोल इसमें खत्म हो गया। जी अब जी, हमारा अपना रोल, जब तक लॉकडाउन था सरकार ने कर लिया, जी अब हमारे को अपने आप को बचाना है। जी, और अगर अपने आप को मेरे को बचाना है तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड ग्लविंग करनी है मेरे को। जी और अगर नहीं होगा, मान लीजिए, जी, तो ये बीमारी तो बढ़ती जाएगी। आज हम 6,000 की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये 10 दिन के बाद में, 13 दिन के बाद में 12,000 रोज के होंगे। जी जी, आई डोंट फाइंड एनी रीजन क्यों नहीं हो। जी 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 जी, डॉक्टर के अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अहम जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। तो सभी दर्शकों से ये अपील ANB न्यूज भी करता है कि सभी लोग, जिस तरीके से अब लॉकडाउन में लगातार ढील दी जा रही है, सभी लोग जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका पालन लगातार करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और कोरोना से खुद का बचाव खुद ही अब करना होगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की ओर। केरल में कोरोना वायरस के 67 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बयान सामने आया है। केरल में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 964 तक पहुंच गई है, जिनमें 415 अभी तक सक्रिय मामले हैं और ज्यादातर लोग अब ठीक भी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 145 मामले अब सक्रिय हैं केरल में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में कोरोना वायरस के 67 मामलों की पिछले 24 घंटे में पुष्टि हुई है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि केरल में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 964 तक पहुंच गई है, जिनमें से 415 सक्रिय मामले हैं। हालांकि केरल सरकार ने एहतियात के तौर पर जितने भी कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल से ही भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और लगातार वहां के मुख्यमंत्री ने तमाम सख्त कदम उठाए और कोरोना पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं सफल रहे हैं पिनराई विजयन। जिस तरीके से तमाम एहतियात बरते गए और प्रशासनिक कार्रवाई लगातार की जा रही है और लगातार जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो बेहतर रही। इसी वजह से केरल में कोरोना पर काबू पाया गया है। हालांकि लगातार मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। 67 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तमिलनाडु में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना के 646 नए मामले सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 17,728 हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर 9 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी खबर। तमिलनाडु में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना के 646 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या यहां पर बढ़कर के लगभग 18,000 के पास पहुंच गई है। 17,728 यहां पर अभी तक संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं। और अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो यहां पर 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 646 नए मामले अब तमिलनाडु में सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य में कोरोना के 646 नए मामले सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत भी हो चुकी। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है और तेजी से यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब 646 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 17,728 हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राज्य में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। 646 नए मामले यहां पर सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। अगर बात की जाए कुल संक्रमितों की, तो यहां पर कोरोना वायरस से जो पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़कर के 17,728 तक पहुंच गई है। नरुद्दीन अतीक हमारे संवाददाता तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक जी, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से कोरोना का प्रकोप जो है तमिलनाडु में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक दिन में जैसे
46 जी पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। जी जी 17,000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना जी वायरस पॉजिटिव केसेस तमिलनाडु के अंदर। जी 9 की आज एक दिन में 9 की मौत हुई है। जी कुल मिला के 227 मौतें अब तक हो चुकी हैं तमिलनाडु के अंदर। जी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी आज नरुद्दीन अतीक जी, मिनिस्टर नरुद्दीन अतीक जी, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से? क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं और किस तरीके से जो कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए उनका इलाज किया जा रहा है? ठीक करने के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है तमिलनाडु के अंदर। जी फिर भी जैसे लॉकडाउन में जो है सो 10% जो है सो फॉलो हो रहा है। जी लॉकडाउन जो है सो बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया है। जी जी और आज जो है सो फिर जो है सो पीएम साहब की मीटिंग हुई है जी स्वास्थ्य अधिकारियों से। जी आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है, जी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या। जी नरुद्दीन, फिलहाल प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके और इसका संक्रमण ना फैले? नहीं, सोशल डिस्टेंस ही तो खुला उल्लंघन ही नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंस कुछ मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है जिसकी वजह से ये लगातार जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने की वजह वही है। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरुद्दीन अतीक जी। हमारे संवाददाता तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। 646 नए मरीज सामने आए हैं राज्य में और 9 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के लगभग 18,000 तक पहुंच गई है। 17,728 ये मामले अब तक हो चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी और अहम खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर खुद संज्ञान लिया है। प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने और यात्रा का उचित प्रबंध करना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकारों को इस बाबत आदेश दिए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मजदूरों का हाल बेहाल देखने को मिल रहा है, सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना खून पसीना बहा करके देश को विकास की राह पर चलाने वाले मजदूर इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में बेहाल नजर आ रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं इस मामले पर। मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को किस तरीके से उनके गृह राज्य भेजा जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से रेल सेवा चलाई गई है, अब बसें सेवा भी चलाई गई हैं ताकि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं लेट लतीफी और लापरवाही सामने आ रही है सरकारों की भी और प्रशासन की भी, उसी वजह से प्रवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं और इनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने और यात्रा का उचित प्रबंध करने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी है किस मामले पर, किसने ये जो है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए, किस तरीके से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जितेंद्र, देश में जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जी, कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को मदद की जरूरत है। जी। इस मसले पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है और गुरुवार को इसकी विस्तृत सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और M.R. शाह की बेंच ने मीडिया रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिली चिट्ठियों के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि मीडिया लगातार प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दिखा रहा है। लॉकडाउन के दौरान संसाधनों के अभाव में यह लोग सड़कों पर पैदल और साइकिल से लंबी दूरी के लिए निकल पड़े हैं। इन परेशान हाल लोगों को सहानुभूति और मदद की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस दिशा में विशेष कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर, रेलवे स्टेशनों पर। सुधीर, आपके पास में लौटूंगा। इसी बीच हमारे साथ शाहिद अली हैं, वो जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। शाहिद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। शुक्रिया सर। शाहिद जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है? हालांकि राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं इस पूरे मामले पर और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच मजदूरों का हाल अभी भी बेहाल नजर आ रहा है। देखिए, मैं अगर इस बात को कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस तरह की एक याचिका आने पर उसको खारिज कर दिया था। जी, अगर वो उस वक्त नहीं किया होता तो शायद इतने बुरे हालत मजदूरों के नहीं होते। जी, तो दो हिंदी की कहावतें हैं, वो सुनाना चाहूंगा। जी, फिर पछतावे क्या होते जब चिड़िया चिक गई खेत। जी, जी, लेकिन फिर भी दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देर आए दुरुस्त आयत। जी, चलिए, अब
जो भी कुछ हो जाएगा थोड़ा बहुत तो कम से कम मजदूरों का फायदा हो जाएगा। जी लेकिन इस मुल्क में हमारे में दरअसल मजदूरों को या गरीबों को इंसान ही नहीं माना जाता। जी उनकी इतनी बुरी दुर्दशा है। और देखिए तमाम, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार मना कर दिया था हस्तक्षेप करने के लिए और सरकारों की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया था। जी तो सरकारें तो कुछ करती ही नहीं है, इस जी। बार भी नहीं किया सरकारों ने। जी लेकिन उम्मीद है कि चलिए जितना नुकसान हो गया, जो मजदूरों के साथ गुजरा वो किसी के साथ ना गुजरे। जी हमने देखी है, सबने तस्वीरें आप लोगों ने दिखाई हैं कितना बुरा उनके साथ हुआ है। जी 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 और बस रातों की नींद भी हमारी उड़ जाती है जी। जब उनके बारे में ख्याल होता जी। है। और ये आपको हकीकत बताऊं, लफ्फाजी नहीं है जी ये ज्यादातर लोगों का ये हाल है कि इंसानियत को बिल्कुल, जो देश इंसानियत के लिए दुनिया भर में जाना जाता हो, जी वहीं पे इंसानियत ऐसे शर्मसार होगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी किसी भी सरकार से, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। जी ये सब दुश्मन बने हुए हैं जी गरीबों के, मजदूरों के। बस जी शाहिद जी, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लिया है, तो क्या कुछ लगता है, क्या जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उनको घर भेजने में कुछ जल्दबाजी की जाएगी, तेजी लाई जाएगी? अब देखिए, जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सख्ती नहीं अख्तियार करेगी, जी यानी कि सरकारों के खिलाफ स्टर्न एक्शंस नहीं लेगी, सरकारें कुछ भी नहीं करेंगी। सरकारें बिल्कुल मदहोश हैं, जी मस्त हैं, पावर के नशे में, उनको गरीबों से, मजदूरों से कोई मतलब ही नहीं होता है। जी तो जब तक कि इसमें एक्शंस नहीं लिए जाएंगे जी और सख्त एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फायदा होगा। जी शाहिद जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अपनी बातचीत रखी आपने। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी है दिल्ली में फिलहाल, क्या कुछ स्थिति है मजदूरों की? सभी मजदूर देखिए अपने मजदूर चाहते हैं और दिल्ली सरकार ने आज भी दावा किया है कि जो भी मजदूर जाना चाहते हैं हम उनके लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम करवा रहे हैं जी और अभी 1 तारीख से सभी ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। जी तो उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी, काफी बची जाती है। जी सुधीर, और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो मजदूर दिल्ली में रहते हैं वो हमारे ही हैं। हम तो कहेंगे कि वो घर ना जाए, लेकिन फिर भी अगर वो जाना चाहते हैं तो हम उनके घर जाने का इंतजाम करवा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने और यात्रा का उचित प्रबंध करने के लिए यह आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि जिस तरीके से मजदूरों का हाल बेहाल है, मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल पा रहा है, राज्य सरकारें तमाम दावे कर रही हैं लेकिन तमाम दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से मजदूर जो है वो लॉकडाउन के चौथे चरण के लास्ट में भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले पर अब संज्ञान लिया है और राज्य सरकारों को ये आदेश जारी किया गया है कि उनके रहने, खाने और यात्रा का उचित प्रबंध किया जाए। चलिए अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच अब घमासान देखने को मिल रहा है। स्पेशल ट्रेनों को लेकर के जारी बयानबाजी जो है वो जारी है। पीयूष गोयल ने उद्धव सरकार पर अब गलत बयानी का आरोप लगाया है। ट्रेनों की डिटेल नहीं दे पाई महाराष्ट्र सरकार, पीयूष गोयल ने ये कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे की सरकार को झूठा बताया है और गलत बयानी करने का आरोप भी महाराष्ट्र सरकार पर लगाया गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया था केंद्र सरकार पर रेल मंत्रालय पर ट्रेन ना देने का, उसी आरोपों पर पलटवार किया है अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और इन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि ट्रेनों की डिटेल नहीं दे पाई है महाराष्ट्र सरकार और गलत बयानी का भी आरोप पीयूष गोयल ने लगाया है। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए विपक्ष लगातार घेर रहा है महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को। बीजेपी वहां पर विपक्ष में है और लगातार घेराबंदी करने में जुटी हुई है राज्य सरकार की। और इसी बीच अब स्पेशल ट्रेनों को लेकर के अब ये बयानबाजी जारी हो गई। शुभम पांडे हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अब दोनों पार्टियों के बीच किया जा रहा है? राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच अब ये बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। देखिए, बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी उठापटक के बीच अब ट्रेनों को लेकर विवाद शुरू हो चुका है और ताजा मामला महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से और जो है सीधे तौर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल से होगी, जहां पर मजदूरों के लिए ट्रेनें चलाने को लेकर महासंग्राम जो है फंसा हुआ है। एक तरफ उद्धव सरकार कहती है कि रेल मंत्रालय जो है मजदूरों के हिसाब से यहाँ महाराष्ट्र में ट्रेन
नहीं दे पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रेल मंत्रालय की तरफ से पीयूष गोयल जवाब दे रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमें यात्रियों की लिस्ट नहीं दे रही, हमें मजदूरों की लिस्ट नहीं दे, इस वजह से हम ट्रेनें उन्हें नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। कुछ ही देर पहले पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने कहा कि आज शाम 6 बजे तक 145 ट्रेनों में से जो है 145 ट्रेन महाराष्ट्र में खड़ी है, जबकि उसमें से 87 ट्रेनें आज चलनी थी, जबकि शाम 6 बजे तक सिर्फ 27 ट्रेनें ही जा पाई है। कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर अब महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार मजदूरों को रेल के जरिए जो है भेजना नहीं चाह रही है। जी शुभम, क्या इस पूरे मामले में इस कोरोना काल में महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कहीं न कहीं कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं असफल होते हुए नजर आ रही है और कहीं न कहीं जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर बढ़ती जा रही थी, उस वजह से। जी शुभम, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। भानु मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। भानु जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ मजदूर जो हैं वो बेबस हैं, बेहाल हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर बात की जाए महाराष्ट्र सरकार की, ठाकरे रेल मंत्रालय पर आरोप लगाते हैं, और रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, वो ठाकरे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सही तरीके से जानकारी नहीं दी। लेकिन इस पूरे मामले में मजदूर बीच में पिस रहा है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब और मजदूर बेचारा अपने गांव जाने के लिए परेशान है। आज भी हजारों की संख्या में लोग तैयार बैठे हैं इंतजार में कि ट्रेन मिले और हम गांव पहुंच जाएं। क्योंकि लॉकडाउन से बहुत से लोग त्रस्त हो गए हैं, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं वो परेशान है। तो उनका ऐसा सोचना है कि गांव जाके कम से कम घर में रहेंगे। अब यहाँ पर सरकार बोलती है महाराष्ट्र की हमको ट्रेन नहीं मिल रही है, हमारे पास सब व्यवस्था है। रेल मंत्रालय बोल रहा है कि हम ट्रेन दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। अब सच क्या है वो तो दोनों पार्टियां जाने, लेकिन दोनों की राजनीति में जनता को तकलीफ हो रही है। इस पूरे मामले में क्या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार जो है वो असफल रही है इस पूरे मामले को लेकर के? हाँ, आम जनमानस में एक धारणा बनी हुई है कि ये 3 दलों की सरकार से जो उम्मीद थी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। जो जनता की एक उम्मीद थी इस आपदा काल में, वो शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी उम्मीद तक। लोगों में नाराजगी है इसको लेकर के। जिस तरीके से अगर बात की जाए ताज़ा हालातों की, तो लगातार जो सियासी गतिविधियां हैं वो भी अब महाराष्ट्र में बढ़ गई हैं। ये कहा जा रहा है कि सत्ता दल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार गिराने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि सरकार गिराने की कोशिश नहीं बल्कि खुद ही सरकार गिर जाएगी। तो किस तरीके से इस बयानबाजी को देख रहे हैं? कोरोना के इस संकट में, इस गंभीर संकट में, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना वायरस से, और वहां पर इस तरह की गतिविधियां। जी बिल्कुल, इस समय राजभवन राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से एक दिन पहले संजय राउत जी मिलते हैं राज्यपाल से, फिर शरद पवार जी मिलते हैं, फिर नारायण राणे मिलते हैं बीजेपी के सांसद। इस तरह से बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं सरकार के भविष्य को लेकर। लेकिन बाद में शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर जाके मुलाकात करके कुछ अफवाहों को थोड़ा सा विराम दिया है। लेकिन फिर भी ये अभी कुछ भी कहना जरा जल्दबाजी होगी। अंदर कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है, इतना हम लोग मानते हैं। भानु जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शुभम, क्या कुछ स्थिति वहां पर फिलहाल बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर के, और जो राजनीतिक संकट की बात की जा रही है उसको लेकर के भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, अगर राजनीतिक संकट की बात करें तो कांग्रेस कहीं न कहीं अब ठाकरे सरकार पर पलटवार कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज दोपहर एक बयान दिया कि जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्रियों को फैसला में हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, जबकि उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री नवाब मलिक और एनसीपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी सरकार है, कांग्रेस के 12 मंत्री मौजूदा समय में मंत्री हैं। तो अब जो है पूरे इस सियासी घमासान में देखेंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले खुद आज दिल्ली रवाना हो गए, और जल्द ही वो जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, पूरे घटनाक्रम में चर्चा करेंगे। तो कहीं न कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के और कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के मंत्री कुछ कहीं न कहीं खफा नजर आ रहे हैं उद्धव सरकार के कामकाज को लेकर। इसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी और ये भी कह रही है कि हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, यह जो 3 पहियों की जो सरकार है इसमें अब जो है लोग टूट जाएंगे और ये सरकार जल्द से जल्द गिर सकती है।
जी शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रेनों की डिटेल नहीं दे पाई महाराष्ट्र सरकार, ऐसा आरोप लगाया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और अब ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं इस कोरोना के संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। मुंबई में और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस पर लगातार महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार घिर रही है। चलिए फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।